नमस्कार दोस्तों। कल बजट का दिन है, बिग डे, और पूरा फोकस रहेगा सीतारमन जी के ऊपर कि वो बजट लेके कैसा आती हैं। क्या इस बार पॉपकॉर्न के ऊपर चौथा टैक्स लगाया जाएगा? 3 तो पहले लगे हुए हैं, नमक वाला हो बिना नमक वाला हो। अगर उसके अंदर बटर लगाया है तो टैक्स डिफरेंट है, अगर शुगर डाल दिया तो डिफरेंट है। अब इस बार पता लगे खाने के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। क्या ऐसा बजट आएगा या टैक्सेस को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जाएगा? आपको याद है मैंने एक बार वीडियो बनाया था पहले कि हम लोगों ने एक सनातन वेंचर फंड बनाया हुआ है। हम लोग फाइनेंस करते हैं भारत की प्रोग्रेस को। अगर किसी के पास अच्छा आइडिया होता है तो वी फाइनेंस दोस प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। अब एज अ इन्वेस्टर, एज अ फाइनेंस पर्सन, एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारी डिमांड्स क्या हैं? ये मैं अपनी नहीं बोल रहा हूं, जो वेरियस इंडस्ट्रीज में हम काम करते हैं वहां पर बातें करते हैं, सबकी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ तो इस बार राहत दी जाए, क्योंकि बहुत हो गया। अभी इंडस्ट्री नीचे जा रही है, लोगों के पास जो मनी है वो नहीं है, डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। और मोदी जी को भी फील्ड में उतरना पड़ा बोलने के लिए कि मैं चाहता हूं कि मां लक्ष्मी आए और लोगों के घरों में पैसे पहुंच जाए। भाई बताइए, प्रधानमंत्री को आह्वान करना पड़ रहा है मां लक्ष्मी का। तो क्या इस बार सीतारमन जी वो रोल प्ले करेंगी मां लक्ष्मी का? इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि एज ए इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, हम एज ए इन्वेस्टर्स या जो टैक्स पेयर है, उसकी डिमांड क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है हमारे इस फाइनेंस मिनिस्टर से, सीतारमन जी से। नाम में सीता है लेकिन वो अभी तक वो काम सीता वाला किया नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, एक डिस्कशन, ओपन डिस्कशन करेंगे। और इसमें अगर आपके भी कोई कमेंट्स हैं जो सुन रहे हैं, वो भी प्लीज डालिए कि आपकी डिमांड क्या है। हो सकता है निर्मला सीतारमन जी रात को वीडियो हमारी देखते देखते उनको कोई आइडिया अच्छा लग जाए और इंप्लीमेंट करते हैं। चलिए आज इनवाइट करते हैं ईशांत को और संजीव जी को इस पैनल डिस्कशन में। सर दोनों को जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम भी सर कहना जय पड़ेगा। सीतारमन, हाँ सीता जी बोलना पड़ेगा, जय सीता जी, क्योंकि कल हो सकता है कि कुछ शायद हमारा जो रोरा है वो सुन ले और वो कुछ इंप्लीमेंट कर दे। मिट्टा जी आपसे शुरू करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो इंडस्ट्री की डिमांड है, पहले तो वो बताएं कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है और इंडिविजुअल टैक्स पेयर की डिमांड क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है? सुमित जी देखिए, ये बात तो जाहिर है कि भैया बिना टैक्स कलेक्शन के कोई भी कंट्री नहीं प्रोग्रेस कर सकती, क्योंकि टैक्स कलेक्शन के जरिए ही जो एक ट्रेजरी के अंदर अमाउंट आता है और उसी से सारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो है वहीं से चलते हैं, सोशल स्पेंडिंग भी वहीं से होती है। और ये एक बहुत ही टीडियस काम होता है इसको बैलेंस आउट करना कि आम आदमी जो है वो भी खुश हो जाए, इंडस्ट्रीज भी खुश हो जाए। बजट की जो अनाउंसमेंट होती है हर साल एक फर्स्ट फरवरी को, जो कि कल का दिन है, तो उसमें इंडस्ट्रीज की क्या डिमांड है। इंडस्ट्रीज सबसे पहले चाहता है कि जो जीएसटी की जो टैक्स के स्लैब्स है ना, इनको रैशनलाइज करा जाए। देखिए, जब जीएसटी लागू करा गया था इंडिया के अंदर, तब उस टाइम पे इन्होंने कुछ स्लैब्स रखे थे और ये माना जा रहा था कि आने वाले सालों में इसके स्लैब्स को रैशनलाइज करके ये 2 या 3 स्लैब में से मुश्किल से रह जाएंगे, या हो सकता है मैक्सिमम 2 स्लैब रह जाएंगे। मगर देखा गया कि वो स्लैब्स जितने भी थे वैसे के वैसे रहे, उसके अलावा कई सारे सेस लगा दिए गए उसके ऊपर, उन स्लैब्स के ऊपर। और कई सारे प्रोडक्ट्स थे जिनको जीएसटी में ना रखे, उनको एक्साइज पॉलिसी के अंदर ही रखा गया, एक्साइज ड्यूटी में ही रखा गया। तो वो अब की बार कुछ ऐसे उम्मीद करी जा रही है कि हो सकता है स्लैब्स को रैशनलाइज करा जाए, मतलब टैक्सेशन को और सिंप्लीफाई करा जाए। जीएसटी में अभी भी बहुत सारा रिफॉर्म्स आने बाकी हैं। इतना आसान नहीं है उसकी रिटर्न भरना या उसमें उससे अपना जो क्रेडिट है उस वहां से क्लेम करना। पेपर्स पे तो, बुक्स पे तो रहता है वो, मगर एक्चुअल में वो कई बार रियलाइज होने में टाइम लग जाता है उसे। तो इंडस्ट्रीज चाहेंगे कि वो जो क्रेडिट टैक्स है जो रखा हुआ है वहां पे गवर्नमेंट के पास में, वो जल्दी से जल्दी रियलाइज हो, उनको मिल जाए। प्लस जो भी बेसिकली जो भी मतलब गवर्नमेंट की क्वेरीज हैं या गवर्नमेंट ने उन पे कुछ छानबीन करी है, तो वो भी जल्द से जल्द निपटाई जाए, ताकि वो अपने बिजनेस पर ध्यान दे सके। हाँ, ऐसा नहीं है कि गलत काम करने वाले नहीं है इंडस्ट्री के अंदर, वो है, मगर उनको अलग तरीके से भी हैंडल करा जा सकता है। हर एक को चोर की नजर से देखना सही नहीं है। तो एक सोशलिस्ट एनवायरनमेंट वाला मतलब एक रुख नहीं रखना चाहिए गवर्नमेंट को, एक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंटल रुख रखना चाहिए। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि अब की बारी कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स आने चाहिए जीएसटी के अंदर, अगर ये चाहते हैं कि कंट्री जिस तेजी से इस लेवल की तरक्की पे पहुंची है, और अगर नेक्स्ट लेवल अचीव करना है इंडिया को एज ए सुपर पावर का, तो इनको टैक्सेशन, जीएसटी टैक्सेशन को बहुत जल्दी से
वॉर फंडिंग में रेशनलाइज करना पड़ेगा, और उसको इंडस्ट्रीज को भी किसी ना किसी तरीके से उसको जीएसटी टैक्स को सिंप्लीफाई करके उनको उनको अपने काम पे कंसंट्रेट करने का मौका देना पड़ेगा, ना कि सिर्फ जीएसटी को ही रिटर्न फाइल करना या टैक्सेशन क्रेडिट कैसे लेना, ये इन चीजों में अपना दिमाग ज्यादा जाया करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो एक इंडस्ट्रीज की बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देखिए अब चाइना है, चाइना में एक ही स्लैब है 17% ऑन ईच एंड एवरी आइटम। इतना सिंप्लीफाइड है यहां पर, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती कि मैं कौन से स्लैब में आता हूं, मुझे अपनी क्लासिफिकेशंस चेंज करनी है या नहीं करनी है। अभी मैं दुबई में होकर आया हूं, दुबई में एक ही स्लैब है 5% का, काम खत्म। जीएसटी लगता है, वैट लगता है, एक ही टैक्स है 5% का। आप सोचकर देखिए 5% टैक्स में हर चीज, वहां पे इनकम टैक्स फ्री है, कॉर्पोरेट टैक्स अभी उन्होंने लगाया 8% का। अगर आपकी इनकम 1 मिलियन दरम से ज्यादा है, नीचे को कोई टैक्स ही नहीं है, उसके बीच में भी इन्होंने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली अपने कंट्री में 5% में। हमारे यहां पर 5 तो स्लैब्स हैं, उसके बाद भी तरक्की नहीं हो रही। सोच के देखिए। ईशांत, अब आपके ऊपर आते हैं। जो जीएसटी का इन्होंने बता दिया कि सिंप्लीफाइड जीएसटी चाहिए, कम स्लैब्स होने चाहिए ताकि प्रॉपरली एक टैक्स हम भर सके। जो पर्सनल इनकम टैक्स है, जो सैलरीड एम्प्लॉइज है, उनका भी कोई डिमांड है कि भाई इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करो। आपने कॉर्पोरेट वालों को तो 25% दे दिया, हमें आज भी 30-35% आप टैक्स लगा रहे हैं, क्या वहां पर रैशनलाइजेशन नहीं चाहिए? वहां पे जी बिल्कुल रैशनलाइजेशन चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि हमारे कंट्री में मेजर टैक्स पेयर्स जो हैं वो सब सैलरीड इनकम वाले ही हैं। जो हमारे कॉर्पोरेट्स में जो भी लोग कॉर्पोरेट्स में जॉब्स कर रहे हैं, यही लोग ही हमारे मेजर सैलरीड इनकम वाले ही हैं। जो सबसे ईशांत, मुझे लगता है कि आपको किसी का कॉल आ गया बीच में, उसका कॉल आप कॉल बंद कर दीजिए, तो दोबारा से आते हैं। मिटा जी, पर्सनल इनकम टैक्स। ईशांत, आप म्यूट कर दो अपना मोबाइल प्लीज। वो मेरे ख्याल से उनके मोबाइल को वॉइस क्या कट वो- कर रही है। अब ठीक होगी वॉइस। हाँ, अब बोलिए अभी। अब ठीक है। हाँ नाउ बोलिए इट आप। इज ओके। हाँ जी ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं जैसे कह रहा था कि हमारे यहाँ का सबसे ज्यादा, अगर इन पर्सन की बात करें जो टैक्स पे करते हैं, सबसे ज्यादा सैलरीड इनकम वाली है जो कॉर्पोरेट्स में है हमारे। तो सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा अनसेटिस्फाइड भी वही लोग हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो टैक्स इतना ज्यादा पे कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हो कि 30-35% वो लोग पे कर रहे हैं, लेकिन उनको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। तो पहले तो इनका टैक्स स्लैब नीचे करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड टैक्स स्लैब करना चाहिए। जैसे कॉर्पोरेट्स का 25% है, इनका भी स्टैंडर्ड कर देना चाहिए। इनका तो उल्टा टीडीएस कट के भी आता है, तो इनका तो और कम हो सकता है, 15 से 20% के बीच में ही रहे। और बदले में इनको थोड़ी बहुत इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे कुछ चीजें इनको बदले में गवर्नमेंट की तरफ से भी इश्यू होनी चाहिए, जिनके ऊपर एक तरीके से मैंडेट रहे। हेल्थ केयर के ऊपर हो गया, या इनके आप कह लो कि हेल्थ केयर के ऊपर नहीं दिया तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एक सर्टेन अमाउंट, इनके सर्टेन टाइप ऑफ, जैसे पीपीएफ अकाउंट बनता है, ऐसे इनका एक गवर्नमेंट अकाउंट में उतने ही साल का एक सैलरी इनकम ग्रुप का भी एक तरीके से जो भी टैक्स पे कर रहे हैं, एक रिबेट में उनके एक तरीके से, जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है कि मैच्योर होने के बाद एक सेट अमाउंट मिल जाता है। ऐसे ही 10 साल 15 साल मैच्योर होने के बाद, या 20 साल 25 साल जॉब करने के बाद वो मैच्योर अमाउंट इनको वापस मिल जाए, तो वो एक तरीके से थोड़ी सेटिस्फेक्शन आएगी कि हाँ, ये हमारे सेविंग अकाउंट हमारे आगे के फ्यूचर के लिए, हमारे बुढ़ापे के लिए या आफ्टर रिटायरमेंट के लिए सिक्योर हो। तो ऐसी 2 या 3 चीजें इनको करनी चाहिए। चले वो भी देख लेते हैं। सर मिटा जी, आपको नहीं लगता कि जो सैलरीड क्लास है उसके जो स्लैब्स हैं हमें इंक्रीज करना पड़ेगा? अभी ऑलरेडी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि 10 लाख या 15 लाख तक आप इसे फ्री कीजिए। मुझे लगता है कि वो स्कीम ठीक है कि 10 लाख या 15 लाख तक फ्री कर दीजिए, स्लैब्स को थोड़ा सा और रैशनलाइज कीजिए, ताकि इनकम टैक्स का जो बोझ है वो हमारे ऊपर कम हो। ऑलरेडी हम लोग इतना टैक्स दे रहे हैं, भाई पेट्रोल है उसके ऊपर 50-60% तो टैक्स दे रहे हैं हम लोग। भी पेट्रोल की प्राइस जो है वो 30-40 रुपए है, उसके ऊपर 50-60 रुपए तो गवर्नमेंट कभी एक्साइज, सेल टैक्स, वैट, जीएसटी सबको लगा रही। सॉरी, पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, उसके ऊपर एक्साइज और वैट लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई भी चीज हम खरीदने जाते हैं उसके ऊपर टैक्स है, यानी कि इनकम के ऊपर भी टैक्स है, उसके बाद खर्चों के ऊपर भी टैक्स है। भी कल को तो ये हो जाएगा कि अब सांस लेना भी इस कंट्री में टैक्स के अंदर आ जाएगा। ये हालत हो गई है। बट अब आते हैं आगे फ्यूचर के लिए। मैं आपको देखता हूं कि जैसे चाइना है, चाइना इतना ज्यादा अपनी तरक्की कर रहा है क्योंकि उन्होंने फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर, R&D के ऊपर गवर्नमेंट ने पैसे लगाए हैं।
आपको नहीं लगता जैसे अभी हमने देखा डीप सीक है, बायदू है, जो यहाँ की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं चाइना की, उन्होंने अमेरिका को मात दे दी, दे आर रनिंग वेरी फास्ट। और हमारे बजट के अंदर R&D के ऊपर पैसा लगता ही नहीं है। अगर हमें कंट्री को तरक्की करनी है, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इस बार फोकस देना पड़ेगा R&D के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, AI के ऊपर? बिल्कुल देना पड़ेगा। सुमीर जी देखिए, गवर्नमेंट को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत तेजी से लानी पड़ेगी और फोकस ऑन AI टेक्नोलॉजी भी बहुत तेजी से लानी पड़ेगी। इन दोनों चीजों को एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनको ट्रीट करना पड़ेगा, मतलब एज ए कंप्लीट इंडस्ट्री ट्रीट करना पड़ेगा, एज ए सेपरेट एंटिटी ट्रीट करना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ना लाके इनको सेपरेट एंटिटी ट्रीट करेंगे तो उसका अलग से बजट उसका एलोकेट होगा, तो तब जाके उसमें डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं। या लोगों को लोन्स दे सकते हैं, ग्रांट्स दे सकते हैं, सीड फंडिंग दे सकते हैं। ठीक है, स्टार्टअप सिस्टम इंडिया में बहुत अच्छी तरह स्टैब्लिश हो चुका है, मगर आज भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो जिनको फंडिंग मिलने के बावजूद उनके हैंड होल्डिंग करने वाला कोई नहीं है। तो एक इस टाइप से सिस्टम डेवलप होना चाहिए कंट्री में कि जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जितने भी और जो थिंक टैंक्स हैं, उनको इनको इन यंग जनरेशन के बच्चों की हैंड होल्डिंग करके, जो कि डिजिटल फील्ड के अंदर है या AI की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इनका हैंड होल्डिंग करके जो भी ये एडवांसमेंट या नई टेक्नोलॉजी या नई डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं सामने, तो उसको बहुत तेजी से उसको अंडरस्टैंड करके कि अगर वो ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप की टेक्नोलॉजी है उसको इमीडिएटली अडॉप्ट करके उनको उसको ग्रो करवाना चाहिए। क्योंकि अगर वो वॉर फुटिंग में काम नहीं करेंगे तो हम इस पर्टिकुलर फील्ड में आने वाले दिनों में तरक्की नहीं कर सकते। और मेरा मानना है कि इंडिया के पास आज की डेट में इतना जो टेक्नोलॉजिकली बेस्ड एजुकेटेड लोग इतना बहुत बड़ा पूल है, और किसी किस्म की कमी नहीं है ब्रेन्स के अंदर यहाँ पे। ओनली थिंग की उसको सही तरीके से चैनलाइज करके, सही तरीके से फंडिंग प्रोवाइड करके, सही तरीके से हैंड होल्डिंग करके हम उसके अंदर बहुत सारी नई नई आविष्कार कर सकते हैं। तो इसको अलग तरीके से जब गवर्नमेंट ट्रीट करेगी इन डिपार्टमेंट्स को, इन टेक्नोलॉजीज को, उसमें अलग से उसके लिए फंडिंग जनरेट करवाएगी, तभी जाके उसका काम हो पाएगा। सर आप देखिए, भारत में लास्ट टाइम आई थिंक 1.2 बिलियन या 1.5 बिलियन हमने दिया था ओनली फॉर AI एंड कंप्यूटर वाला जो सारा है। चाइना में $250 बिलियन है। कैसे कंपीट करेंगे? और 250 बिलियन जो अनाउंस किया चाइनीज गवर्नमेंट ने, उन्होंने 5 बिलियन में काम कर लिया 250 बिलियन में से। ये हालत कंपैरिजन है। और हमारे अगर यहां पर 250 बिलियन अनाउंस किया होता, ये सब इंडस्ट्री वाले खा पी गए होते और काम जीरो हुआ होता। तो ये फर्क तो है ही है। ईशांत, जो हमारी बैकबोन है कंट्री की, वो है MSME। हमने कितनी बार फाइलें पकड़ी हैं जिनकी फंडिंग के लिए आती है हमारे पास, MSME की, मीडियम एंड स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस। आपको नहीं लगता कि अब MSME को सपोर्ट करने का टाइम आ गया है? कुछ इंसेंटिव्स, कुछ टैक्स ब्रेक्स देने का टाइम आ गया है सीतारमण जी की तरफ से? सर ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप कि MSME को नो डाउट गवर्नमेंट पिछले कुछ सालों में कुछ वर्क भी कर रही है MSME के ऊपर। कोलेक्टर फ्री लोन्स की स्कीम भी काफी हद तक मतलब 5 करोड़ तक की इस समय कोलेक्टर फ्री लोन तक की स्कीम चल रही है एट करंट टाइम। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपने जो कहा था कि अगर हमारे कंट्री में अगर ये बजट सेंशन किया होता इंडस्ट्री वाले खा गए होते। सर हमारे देश की, मैं इधर थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा, हमारे देश की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारे देश के इंडस्ट्री का सपोर्ट सिस्टम थोड़ा पीछे लैग कर रहा है। हमारे देश की में अभी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा है जिसके बारे में बहुतों लोगों ने सुना भी नहीं है। जैसे XR हो गया, बड़े बड़े रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर XR जैसी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होनी शुरू हो चुकी है, ऑटोमोबाइल्स में शुरू हो चुकी है। इवन 2 बड़ी ऐसी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है जो मेरे नोन के, जिसमें हमारे ही एसोसिएशन ने ही सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, मर्सिडीज और निसान जैसे में। तो टेक्नोलॉजी में हम लोग पीछे नहीं है, हम लोग हैं सपोर्ट सर्विसेज में पीछे हैं। कि इन टेक्नोलॉजीज पे जो लोग वर्क कर रहे हैं, इनके लिए कुछ ग्रांट स्कीम आए या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रपोज प्रोजेक्ट्स आए। जैसे 2018 में कुछ प्रोजेक्ट्स निकले, तो उन लोगों को गवर्नमेंट ने काफी हद तक सपोर्ट भी किया था 2018 में। तो जब ये नया मेक इन इंडिया का पैरेंट शुरू किया था, तो बहुत सारी स्कीम्स निकाली थी, बहुत सारे लोगों को सपोर्ट भी किया था। तो ऐसी उसी तरीके से थोड़ी ये सपोर्ट सिस्टम और जो सपोर्ट सिस्टम अभी चल रहे हैं उसके बारे में जागरूकता भी, थोड़े प्रोग्राम चलाने की जरूरत है गवर्नमेंट को। मतलब इस समय अराउंड सर 50 ऐसे स्टार्टअप सपोर्ट सिस्टम है जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव से गवर्नमेंट रन कर रही है इस समय।
नहीं, आई अंडरस्टैंड द स्टार्टअप सिस्टम जो इन्होंने इकोसिस्टम बनाया गवर्नमेंट ने, वो बढ़िया है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे फादर खुद बैंकर है, उन्होंने मुद्रा लोन में 10-10 लाख रुपए बिना किसी सिक्योरिटी के लोगों को दिए थे कि आपको कोई भी छोटा मोटा बिजनेस करना है आप कर लीजिए। आपको सुनकर हैरानी होगी, मोर देन 70-80% पैसा कभी वापस आया ही नहीं, क्योंकि वो बिना सिक्योरिटी के मनी दिया था गवर्नमेंट ने, और लोगों ने उसमें से अपनी गाड़ियां खरीद ली, अपने घरों की मरम्मत कर ली कि हमें कौन सा वापस करने की जरूरत है, कोई सिक्योरिटी तो पीछे है नहीं। ये अगर इस तरह से लोग काम करेंगे कि जहां से हाथ पड़ता है वहां से खींच लेंगे, गवर्नमेंट भी करे तो क्या करे। सर, डोंट यू फील कि कहीं ना कहीं जो हमारी मेंटेलिटी लोगों की है वो भी चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए गवर्नमेंट अगर कुछ देना चाहती भी है, हमारे लोगों को यूज करना ही नहीं आता। ईशांत, यू विल एग्री टू दैट आल्सो। बिल्कुल सर, 144 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो नो डाउट हर तरीके के लोगों की आबादी बहुत बड़ी है हमारे देश में। मुद्रा लोगों को खाने चलिए, वालों की भी आबादी बहुत बड़ी है हमारे देश में, करोड़ों की तादाद में है। मुद्रा लोगों को यूटिलाइज करने की भी आबादी करोड़ों की तादाद में है हमारे देश में। अब आपको याद होगा हमने एक बार बात किया था जन निवेश योजना की, कि ये भी एक प्रपोजल है जिसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है या करना चाहिए। अब दोनों में से कौन इसके ऊपर लाइट डालना चाहेगा, ताकि एवरीबॉडी कम्स टू नो कि व्हाट इज द डिमांड। मेरे हिसाब से ईशान इस पे बेटर बोल पाएंगे। ईशान, आप बताइए इस पे। सर, ये जन निवेश योजना एक मतलब एक बड़े मीडिया हाउस के साथ हमारी मीटिंग के अंदर बस एक प्रपोज तो हम किए, बट ये कहीं ना कहीं हमारी एक सपनों का बजट भी कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने अभी पॉइंट रखा था कि हम लोग मुद्रा लोन आई, लेकिन मुद्रा लोन को यूटिलाइज करने के लिए हम उसके कार्ड खरीदे और ऐसी चीजें खरीदी जिसको हमने अपनी प्रोडक्टिविटी की बजाय हमने उल्टा इकोनॉमी के अंदर डालने की बजाय उल्टा उसको रिटर्न करने की बजाय हमने उसको खा गए इनडायरेक्टली, जो आप पॉइंट आउट कर रहे थे। और ऐसा भी इसलिए है क्योंकि हमारा देश जो है ना वो बेसिकली इस समय जो है वो बजट ओरिएंटेड तो था कि हाँ मैं इतने बजट में कर लूँ, इतने बजट में कर लूँ, एक लेवल तक बजट ओरिएंटेड में था। देखिए, हमारा दिमाग अभी भी प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं है या वेल्थ क्रिएशन की तरफ नहीं है। अगर हम वेल्थ क्रिएशन की तरफ थोड़ा सोचेंगे या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी चीजें आएंगी कि लोगों को ये पता चलेगा कि पैसे बचाने की बजाय हम और कैसे पैसे बना सकते हैं, तो थोड़ा सा साइकिल थोड़ी सी और चल सकती है इकोनॉमी की। उसमें गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे हम कह रहे थे कि टैक्स स्लैब्स कम करके 25 लाख तक ले आए कॉर्पोरेट्स के और 15-20 लाख कर ले सैलरीड इनकम के लिए, और उसका एक परसेंटेज भी कम करते हैं कि वो 15 से 20% तक ही रहे उनका और 25% तक कॉर्पोरेट का, एक से ऊपर ना जाए। और जो गवर्नमेंट का अगर यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट को फंड चाहिए अपनी इकोनॉमी रन करने के लिए, तो इसका सब्स्टिट्यूट भी तैयार करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। वो हम कर सकते थे ये जन निवेश योजना के तहत। क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही कुछ साल पहले मोदी जी ने जनधन योजना के तहत करोड़ों करोड़ों के अकाउंट खुलवाए थे, लेकिन करोड़ों के अकाउंट का फायदा क्या जब उसके अंदर मनी साइकिल नहीं होगी या आएगा नहीं। अब उनको ये चाहिए कि जैसे कि अगर हम स्मॉलेस्ट इनकम ग्रुप से ही जाएं, जो हमारे लेबर क्लास हैं, जो दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, दिहाड़ी के 700 रुपए ले रहे हैं, तो उनसे ज्यादा नहीं तो 1 रुपया तो डेली का ले सकते हैं, एक दिहाड़ी का 700 में से 1 रुपया। और जो दूसरे हमारे कॉर्पोरेट इनकम ग्रुप है, जो फिक्स इनकम ग्रुप है, उससे हम 1% कर लें, और ये हमारा टैक्स ना हो, ये हमारा एक तरीके से इंश्योरेंस का रहे, हेल्थ इंश्योरेंस कह लो या परमानेंट इंश्योरेंस कह लो। और इसके अंदर गवर्नमेंट को मैंडेट रहना चाहिए कि 80% तो उनको क्लेम करना ही करना है, 80 to 85%। रेस्ट उनका जो फंड मैनेजमेंट फीस हो गया या क्या लो आप इंश्योरेंस मैनेजमेंट फीस हो गया, उसमें वो यूज कर रहे हैं। और 80% के तहत क्या होगा कि जैसे हमारे देश के अंदर अगर लेबर क्लास भी है और एम्प्लॉय क्लास भी है, तो टोटल मिला के हमारे अगर देखा है तो 1 रुपए वाले हमारे बनते हैं वो 38 करोड़ 1 रुपया डेली वाले बनते हैं। 38 करोड़ इंटू 365 अगर हम करते हैं 1 रुपया डेली वाले, ठीक है, इसमें से कम होंगे लेकिन वो उस तरीके से मैनेज भी हो सकता है। तो 38 करोड़ इंटू 365 मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे एक मतलब लेबर क्लास का एक तरीके से हमारा मतलब फंड बनेगा। और बाकी जो 1% वाले हैं इसके अंदर सो यानी कि एक नटशेल में अगर हम बजट देखें, जो हम आम लोगों की जो डिमांड है, जो इंडस्ट्री वालों की डिमांड है, जो इन्वेस्टर्स की डिमांड है, वो बड़ी क्लियर है। 3-4 चीजें हैं सिर्फ जो गवर्नमेंट से हम डिमांड करते हैं। एक, हमारा इनकम टैक्स का जो स्लैब है वो और बढ़ाया जाए, यानी कि नंबर ऑफ स्लैब्स कम किए जाएं। जो अभी 7 लाख है या 5 लाख है इनकम टैक्स फ्री है, उसको इंक्रीज किया जाए।
वो 10-15 लाख पे लेके जाया जाए, स्लैब्स को जो परसेंटेज है उसको कम किया जाए, कॉर्पोरेट टैक्स इसे कम लगता है, इनकम टैक्स पर्सनल जो है वो भी कम होना चाहिए। ये तो हो गया, लेकिन मेजर है जो हमारा स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है उसको सपोर्ट चाहिए। मर रही है वो इंडस्ट्री। यहाँ पर हर रोज लोग आके बोलते हैं मुझे अपनी वीडियोस में, ओ जैन साहब तुसी बैठे हो चाइना में, वहाँ पे जिंदगी बड़ी अच्छी है, आप भारत में आके काम करके दिखाइए, यहाँ पर काम हो ही नहीं रहा। तो एक तो ये इसको सपोर्ट की जरूरत है, वो कैसे गवर्नमेंट करेगी वो देखने वाली बात होगी। दूसरा R&D, इसके बिना हम तरक्की नहीं कर सकते। सारा बोझ जो है वो 2-3% लोगों के ऊपर है जो इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन जो R&D है, जब तक हम R&D यहाँ पर नहीं करते, वो जो इनकम टैक्स का पैसा है उसे हम नहीं लगाते, तब तक तरक्की नहीं कर सकते। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी जब दुबई में था, वहां पर एक चीज बड़ी स्टार्टलिंग देखी, जो चाइना कर रहा है हमें सीखना चाहिए। वहां पर ड्रैगन मार्ट था, 1 किलोमीटर लंबा वो एक मॉल है, जिसके अंदर मॉल नहीं है, एक होलसेल मार्केट है, जहां पर चाइना के सारे कंपनीज का प्रोडक्ट्स बिकते हैं। सुई से लेकर हवाई जहाज तक वहां बिकता है। फेज 1 बनाया, फेज 2 बनाया, फेज 3 बनाया, हर चीज मिलती है वहां पर। और चाइनीज गवर्नमेंट ने UAE की गवर्नमेंट के साथ मिलकर उसे बनाया है। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके साथ मिलकर एक मंदिर बना दिया। मैंने ये नहीं बोल रहा हूं कि मंदिर बनाना गलत था, जो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट हमारे प्रोडक्ट्स को वहां पर शोकेस क्यों नहीं करती। और मजे की बात क्या है, उस मॉल के अंदर सिर्फ चाइनीज ही अपनी दुकान खोल सकते हैं। इवन UAE का कोई भी बिजनेसमैन वहां पर दुकान नहीं खोल सकता। ये होता है दबदबा, ये होता है फ्यूचर प्लानिंग। और ये मॉल कब बनाया था? 20 साल पहले। वहां पर मुझे भारत का कोई मार्ट दिखा ही नहीं। ये फर्क है कि जो हमारा इनकम टैक्स का मनी है, वी डू नॉट वांट दैट टू गो इनटू फ्रीबीज। 9 लाख करोड़ रुपए आप वेस्ट कर रहे हैं। यही 9 लाख करोड़ रुपए में, उसमें से सिर्फ 10,000 करोड़ भी लगाया होता तो पूरे दुनिया में हमारे भारत के प्रोडक्ट्स की शोकेस बन सकती थी, वहां पर बिक सकते थे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया। केजरीवाल ने 2100 दिए, इन्होंने 3500 दे दिए, ताकि उसको फेल करना है। इस तरह से गवर्नमेंट नहीं चल सकती। तो इसलिए बार बार बोलता हूं, MSME है, इंडिविजुअल्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इन सबको रैशनलाइज करने की जरूरत है। GST इतने स्लैब्स बना दिए, क्या जरूरत है? बाकी कंट्रीज के अंदर सक्सेस फॉर्मूला है, एक स्लैब होता है। हमारे यहाँ 3600 तो स्लैब्स हैं। लोग पागल हो गए हैं कि भैया मैंने जो पॉपकॉर्न है वो घी में बनाया था कि बटर में बनाया था। इसी लड़ाई में उसके पास इनकम इसके GST वालों के नोटिस आ जाते हैं। क्या इस तरह से कंट्री चलेगी? वी वॉन्टेड अ सिंप्लीफाइड सिस्टम। भाई इनकम टैक्स को आपने ऑनलाइन कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया, वी आर हैप्पी फॉर इट। व्हाई नॉट GST ऑल्सो? आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट अगर काम करेगी, वाकई में तरक्की हो सकती है। सिर्फ बिरला जी क्या बोलते हैं आप? सुमित जी, मैं इसमें ना देखिए, टैक्स स्लैब को रैशनलाइज करके टैक्सेस को थोड़ा नीचे करके, या मतलब हायर एक बेसिक इनकम लेवल तक टैक्स लगना ही चाहिए, वो उस चीज की गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि देखिए महंगाई तो हर साल बढ़ती है, इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई तो बढ़ती है। उस महंगाई को कवर करने के लिए लोगों की जेब में आपको वापस पैसा तो डालना पड़ेगा। वो एक ही तरीका है कि जो मैक्सिमम टैक्स जो कलेक्शन होती है वो बेसिकली मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या सैलरी क्लास लोगों की वजह से होती है इंडिया के अंदर। तो वही मैक्सिमम परसेंटेज है लोग जो गवर्नमेंट के कॉफर्स को भरते हैं। तो अगर उनके ही जेब में अगर आप पैसा नहीं रहेगा तो वो स्पेंडिंग कहां से करेंगे? स्पेंडिंग नहीं करेंगे तो परचेज कहां से होगा? परचेजिंग नहीं होगी तो इंडस्ट्री कहां से चलेगी? तो ये पूरा एक रोटेशन है, एक सर्कल है जिसको कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। तो पहले ही स्टेप पे अगर लोगों की परचेजिंग पावर अगर कम हो जाती है तो लास्ट स्टेप पे इंडस्ट्री भी सर्वाइव नहीं करेगी। तो ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है आपस में। दूसरी चीज, गवर्नमेंट के पास अगर सपोज कीजिए टैक्स स्लैब को रैशनलाइज करने की वजह से अगर टैक्स कलेक्शन किसी वजह से उनके पास आंकड़े ऐसे आते हैं कि टैक्स कलेक्शन अगर कम हो रही है, तो आज के में आप ये देखिए ना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, आपका GST डिपार्टमेंट हो गया, आपका एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, सारी रिटर्न्स तो ऑनलाइन जा रही है। ठीक है, आप पर्सनल लेवल पे जाके आपको डिपार्टमेंट पे जाके रिटर्न भरनी नहीं पड़ती। डिपार्टमेंट में इतना ज्यादा तरीके से ओवर जैसे कहते हैं ना कि वर्कफोर्स पहले से ज्यादा मौजूद है, जो उसमें वो लोगों को क्यों नहीं काम पे लगाते? उन लोगों को बाहर निकालिए ना, बाहर इंडस्ट्री में जाने दीजिए, ऐसे बिजनेसेस को लोकेट करने दीजिए जिन्होंने आज तक टैक्स नहीं पे करा। हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा तबका है, और आप समझिए मैं किस तबके की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने आज तक एक कोटी कोटी टैक्स नहीं दिया। उन लोगों को टैक्स स्लैब में क्यों नहीं लेके आते हैं? ठीक है ना आप, और उन लोगों को आपने जितना भी अपनी तरफ से भर भर के बेनिफिट्स दिए हैं, उसके बावजूद भी वो
इंडिया में फूटी वूटी टैक्स नहीं पे करते, तो उन लोगों को जितने इनकम टैक्स के लोग हैं या सेल टैक्स के लोग हैं या एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग हैं, इन लोगों को बाहर निकालिए ना, जो ऑफिस में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, सारा काम तो ऑनलाइन की डेट में हैंडल हो रहा है ना। तो ये लोग बाहर निकले, नए नए टैक्स बेस को अपने टैक्स बेस के साथ उनको रजिस्ट्रेशन करवाएं, उनके बिजनेस को रजिस्टर करवाएं, उनको पकड़े भी, उनकी छानबीन करें। तो उससे क्या होगा कि कई बहुत सारे लोग, 2-4 लोगों पे अगर ये सख्ती बरती जाएगी, उससे बहुत बड़ा तबका जो होगा वो ऑटोमेटिकली भागा आएगा कि अब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने को तैयार हो जाएगा और टैक्स इंडिया के टैक्स कलेक्शन के साथ जुड़ जाएगा, वो टैक्स बेस उनका इंडिया का ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये सिर्फ तकलीफ इंडिया में बहुत बड़ी तकलीफ है कि कुछ परसेंटेज लोगों तक ही टैक्स देना सीमित रह गया कि इसके टैक्स बेस को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। हर टाइप के बिजनेस जितने भी होते हैं, या तो सारे बिजनेस टैक्स दें या सारे बिजनेस टैक्स ना दे, तो उसमें सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित क्यों रहे। पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या जब कहते हैं कि संविधान सभी को फॉलो करना है यहाँ पे, तो उसमें सबको ही एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, उस पर अलग क्यों ट्रीट करा जाए कुछ लोगों को। तो मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया के टैक्स स्लैब को बढ़ा, बेस को बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है। विल पावर चाहिए गवर्नमेंट के पास उस चीज को करने की। तो जिस तबके की बात करते हैं वो तो टोल टैक्स भी पे नहीं करते, कि 80 मुसलमान होने हैं, 80 टोल टैक्स पे नहीं करेंगे, इनकम टैक्स, एक्साइज, सेल टैक्स, तो बिजली का बिल, पानी का बिल कुछ भी पे नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जिसके घर में वो किराए पे रहते हैं उसका किराया भी पे नहीं करते, दूध वाले का दूध का बिल पे नहीं करते। क्या बात कर रहे हैं आप? उनसे आप कोई भी उम्मीद नहीं रख सकते, और सीतारमण जी इसके लिए कुछ भी करने वाली नहीं है। दे ऑल्सो नो, इनको पकड़कर बाहर ही फेंकना पड़ेगा और कोई भी इलाज नहीं है, ये लोग बोलते हैं। सर एनीवेज इसको वाइंड अप करते हैं, क्योंकि कल बजट का दिन है और बजट पे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं है। हमारा सपनों का बजट बहुत सिंपल है, हमारी लाइफ को सिंपल कर दीजिए, हमें चैन से पॉपकॉर्न खाने दीजिए और हमें मूवी देखने दीजिए, और हमारी कंट्री की तरक्की के लिए आप जो हमारे से पैसे लेते हैं उसे फ्री की रेवड़ियों में बांटने की बजाय ये देखिए कि दुनिया भर में हमारे कंट्री के प्रोडक्ट्स को कैसे आप प्रमोट कर सकते हैं। द डे वी स्टार्ट डूइंग इट, हम भी चाइना की तरह तरक्की कर सकते हैं। वरना यही देखते रहेंगे कि हमने नमक वाले पॉपकॉर्न खाए या बटर वाले, और उसके ऊपर टैक्स क्या देना है। शायद हमारी लाइफ को सिंपल करने का टाइम है, कॉम्प्लेक्स नहीं। लाइफ इज ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स, इट इज टाइम टू मेक इट सिंपल। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय सीताराम।